तो अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है वो इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, तो चलो इसको देखते हैं। पहले तो हम आपको एक फॉर्मूला बता दें। आपको पता होगा साइन एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी या प्लस के आप जो कांस्टेंट डाल लो। उसी तरह से अगर क्वेश्चन हो साइन 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, तो आपको पता है साइन x है तो माइनस कॉस एक्स और साइन 2x होता तो हम इसको माइनस कॉस 2x लिखते हैं और अपॉन में 2, ये मैंने पहले बता रखा है कि x के कॉफिशिएंट को नीचे रखना होता है ना, और प्लस यहाँ पे c या k आप कोई भी कांस्टेंट डाल सकते हो। तो फिलहाल अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है, तो हम पहले इसको लेट कर लेते हैं, आई वगैरह मान लेते हैं। डायरेक्ट भी आंसर आप बना सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन 3x/4 इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो साइन का माइनस कॉस होता है ना, तो यहाँ माइनस कॉस 3x/4 हो जाएगा और अपॉन में x की जो कोफिशिएंट है वो नीचे डालेंगे, तो x की कोफिशिएंट यहाँ 3/4 है तो यहाँ नीचे डाल दिए, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑप्शन में k के रूप में दिया है तो ऐसे k डाल दिए। अब इसको सॉल्व करें तो 3/4 को अगर ऊपर ले जाए तो -4/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो पहले से है ना, और 3/4 को जब हम एक्सचेंज किए तो ये 4/3 हो गया, और फिर cos 3x/4 प्लस k। इसमें आप ऑप्शन में देखो तो सारे ऑप्शन में कांस्टेंट को ही पहले लिख दिया है, तो एक काम करो आप भी कांस्टेंट k को पहले लिख दो और -4/3 और cos 3x/4, ठीक है, और k तो हमने लिख ही दिया, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो आप ऑप्शन चूज कर लो कि कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो k -4/3 cos 3x/4, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, और तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए तो आपने cos x का भी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला पढ़ा है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c या प्लस k, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है cos 7x/9, ब्रैकेट में हम इसको लिख दें, समझना आसान हो जाएगा। तो cos 7x/9 को हम sin 7x/9 कर सकते हैं, और x की जो कोफिशिएंट है 7/9 उसको हम नीचे लिखेंगे, और प्लस कांस्टेंट तो यहाँ ऑप्शन में k के रूप में दिया है तो ऐसे, और 7/9 को हम 9/7 भी लिख सकते हैं, और sin 7x/9 प्लस k वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो ऐसा आपके पास ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, है ना। आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो 9/7 फिर sin 7x/9 प्लस के, तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो सी ही मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सारा क्वेश्चन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला देखना होगा, और ये सब आपको याद है क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन बना रहे हो, तो ऑलरेडी आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है ना। तो sec स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होती है वो आप tan x जानते हो, प्लस c या प्लस k जो भी है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर 17x+/23 है, तो sec स्क्वायर x था तो tan x हो गया। तो sec स्क्वायर इतना है तो sec स्क्वायर की तो tan होती है, और जो भी x है वो लिखेंगे यानी 17x/23, और x की कोफिशिएंट नीचे डालेंगे यानी 17/23, ठीक है, और प्लस k अरेंज करो तो 23/17 हो जाएगा, ये ऐसे एक्सचेंज होकर, और tan 17x/23 प्लस के वेयर के जो कांस्टेंट, आप ये लिखते रहना, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो 23/17 और tan 17x/23, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। कौन सा ऑप्शन है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप देखो इसमें ये क्या किया है कि k को पहले लिख दिया है और 23/17 और tan 17x/23 को पीछे लिखा है, मतलब इस k को आगे कर दिया और ये पीछे। ऐसा नहीं, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन ऑप्शन को मैच करने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। तो फिर हमने k को आगे कर दिया, ये पीछे, तो ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ये आपके पास इंटीग्रेशन की क्वेश्चन दिख रही है 4x × dx, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान देना होगा, a⁴x × dx। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू के पावर में कोई वेरिएबल हो, देखो जैसे 4 एक कांस्टेंट है और उसके पावर में x है तो x वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो इसकी इंटीग्रेशन a⁴x का a⁴x ही हो जाएगा, और अपॉन में log a लिखेंगे और प्लस c या प्लस k,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 टू दी पावर x है तो इसकी इंटीग्रेशन 4 टू दी पावर x ही हो जाएगी और अपॉन में log 4 लिख देंगे और प्लस k या c जो डालना है और वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो आप देखो ये जो ऑप्शन है वो c नंबर ही मैच कर रहा है। जैसे और भी आपके पास क्वेश्चन होता है 5 टू दी पावर x इंटू डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन 5 टू दी पावर x ही हो जाती और अपॉन में log 5 लिख देते हैं और प्लस c या प्लस k जो डालना है वो आंसर है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपके पास अगेन इंटीग्रेशन की ही क्वेश्चन है x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6 और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे क्वेश्चन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको तो पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पार्ट को z मानते हैं, तो हम यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 6 को z करते हैं या t जो करना है करो और फिर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन निकाल लो, है ना। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिख लेना है। 4 बाहर x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर 6 को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में और z को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो 4 और x स्क्वायर की जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2x, 6 का 0 इक्वल टू dz बाई dx, ठीक है। तो 8x इक्वल टू dz बाई dx और अगर हमको dx का वैल्यू फाइंड करना है तो dz अपॉन 8x, ठीक। हेंस इसके बाद आपको पता है कि हम क्वेश्चंस उतारते हैं। क्वेश्चन उतारो x 4x स्क्वायर माइनस 6 इंटू डी एक्स को कुछ नहीं करना, लेकिन इसको तो हमने z माना है ना तो z लिख देते हैं और dx का हमने वैल्यू निकाला है dz बाई 8x, तो dz बाई 8x, x कैंसिल हुआ, 1/8 बाहर निकला, अंदर बचा z इंटू डी जेड। अब आपकी इसको इंटीग्रेशन तो पता है ना, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो पावर में 1 ऐड करते हैं तो z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। और फाइनली 1/16 हो गया 8 इंटू 2 और z की जो वैल्यू है वो डालेंगे, तो z हमने इसको माना है ना, तो 4x स्क्वायर माइनस 6, तो 4x स्क्वायर माइनस 6 और उसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि z स्क्वायर है, प्लस c या प्लस k, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट k ही है तो c के जगह पे k डाल देते हैं वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो 1/16, ठीक है, और 4x स्क्वायर माइनस 6 अब प्लस के, ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और वो क्या है, जैसे देखो 1/16 है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 6, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और प्लस के, ठीक है। अब आप देखो तो 1/16 और ये हो गया 16x के पावर 4। उसके बाद यहाँ अगर आप देखो तो 2 इंटू 4 इंटू 6 है ना, तो 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 4 48x स्क्वायर और ये 36 प्लस के, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा और इसको देखो, अब हम 1/16 को अंडर डाल देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/16 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x टू दी पावर 4 बचेगा कट के। अच्छा, इसको अगर इसमें डालते हैं तो 16 से 48 कटेगा 3 बार में x स्क्वायर और 1/16 जो है वो इसमें डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 36/16 है ना, तो ये डायरेक्टली तो नहीं कटेगा, तो हम इसको काट सकते हैं कितना से, ठीक है। अगर हम 2 से काटे तो 18 और ये 8, अभी भी ये कटेगा, ये 9 है ना, 3 से 9 और ये 4 यानी 9/4 और प्लस के वेयर के, ये आंसर हो गया। लेकिन अभी भी ये ऑप्शन जो है वो किसी न किसी से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9/4 है और यहाँ तो 9/4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये काम कुछ नहीं करना है आपको, ये करना है x टू दी पावर 4 है ना और माइनस 3x स्क्वायर है और आपके पास ये है ये, तो आप ये देखो ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, 9/4 भी एक कांस्टेंट है और k भी एक कांस्टेंट है, दोनों तो कांस्टेंट ही वैल्यू है। तो इन दोनों कांस्टेंट के बदल एक कोई नया कांस्टेंट हम मान लेते हैं, कुछ भी c k कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी। या तो फिर हो सकता है हम c मान लिए तो यहाँ पे हम इन दोनों के जगह पे प्लस c डाल देंगे, या तो फिर ये कर सकते हैं ऑप्शन मैच करवाने के लिए कि हम यहीं से कांस्टेंट c डाल दिए, यहाँ भी c डाल दिए, यहाँ भी c डाल दिए, यहाँ भी c डाल दिए,
यहाँ भी c डाल दिए, और अब 9/4 प्लस c, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम कांस्टेंट यहाँ पे k डाल देते हैं, तो यहाँ पे k हो जाएगा, ठीक है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, यानी आपकी ऑप्शन मैच कर जाएगी x⁴, उसके बाद -3x² प्लस k, यानी c आंसर होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कभी कभी आंसर्स को इस तरह से भी मैच आपको करवाना होता है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो आप कर लेते हो, लेकिन उसकी आंसर जो होती है वो उसकी ऑप्शन पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को कभी चेंज भी करना पड़ता है, मतलब लास्ट में जाके उसको थोड़ा सा और ज्यादा सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन की ही क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में जो एग्जाम हुआ था 2023 में फाइनल, उसमें लगातार जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन की है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला देखना होगा, और लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस फॉर्मूला पे, e⁴x हो, उसके बाद एक फंक्शन हो, और इस फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन हो, और इंटू dx, ये तो लगना ही इंटीग्रेशन में है ना। ये ध्यान दो, e⁴x मतलब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, साथ में कोई फंक्शन हो, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो, जैसे फॉर एग्जांपल e⁴x हो, ठीक है, और यहाँ पे x² हो, फंक्शन के रूप में x², और x² की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, तो 2x है ना, तो यहाँ पे 2x हो, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ हो, और इंटू dx। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी e⁴x इंटू fx प्लस c, ये फॉर्मूला पढ़ना है आपको, या प्लस के तो c ही डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी जो इसकी सॉल्यूशन है e⁴x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस c। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो गया e⁴x और 2x आगे दे दिया, x² पीछे इंटू dx, तो क्वेश्चन तो सेम ही है। तो आप अब ये मत करना कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, ये देखना है कि मल्टीप्लाई e⁴x में उसको करना है जिसकी डिफरेंशिएशन अगले से मैच करती है। तो x² की डिफरेंशिएशन 2x आती है, ना कि 2x की डिफरेंशिएशन x² आती है। तो हमको इसको और इसको ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी e⁴x इंटू x² प्लस c। तो यहां पे जो क्वेश्चन है आप देखो, ठीक है, यहां माइनस है, e⁴x cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x मैच कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, e⁴x इंटू कॉस एक्स प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो आप देखो ऐसा कोई आंसर होगा e⁴x cos x प्लस के, यानी आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 27 पे बात करते हैं, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। हमने अभी आपको बताया, अभी आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा कि e⁴x रहे, यहाँ फंक्शन रहे, और यहाँ उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन रहे, है ना, और इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, तो आपको ये फंक्शन है और इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो आप ये दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, ठीक है, और प्लस c या k जो कांस्टेंट डालना है डाल लो। यहाँ पे भी आप देख लो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता ही है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, e⁴x x³ प्लस k, क्योंकि ऑप्शन में k है तो k ही डाल रहे हैं, फॉर्मूला के रूप में हम c रखें, दोनों जगह k डाल सकते हैं या दोनों जगह c, वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो e⁴x इंटू x³, ठीक है। तो यहां पे हमको दिख रहा है e⁴x, जिसमें x³ को वो आगे लिखा है, e⁴x फिर प्लस के लिखा है, तो ये ऑप्शन यहां पे सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगेन e⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक फंक्शन हो कोई भी, और उस यहां पे कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, यहां कोई भी फंक्शन हो, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां हो, तो इसमें डायरेक्ट आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यही इंटीग्रेशन हुआ। तो आप देखो e⁴x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ एक फंक्शन है 1/x, और 1/x की डिफरेंशिएशन -1/x² होती ही है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, e⁴x इंटू 1/x प्लस के, वेयर के इज कांस्टेंट, यानी आंसर आएगा, इसको अरेंज कर दो, ऐसा लिखा है 1/x इंटू e⁴x प्लस के, ये भी आंसर, सिर्फ आगे पीछे लिख दिया, तो ऑप्शन ए मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ए, ठीक है। अब वेक्टर की क्वेश्चन है हमारे पास, हालांकि इस क्वेश्चन को तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, 3k डॉट 13i और -7k, क्योंकि i j k जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर हम इसको बोलते हैं, या मात्रक सदिश भी, तो कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, लेकिन है तो वो एक वेक्टर ही है ना, तो हम वेक्टर का साइन भी दे सकते हैं एरो के रूप में भी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर उसको के कैप लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये थ्योरी गलत है, लेकिन ऐसे लिखना ज्यादा सही होता है, ठीक है, लेकिन ये गलत नहीं है, ऐसा भी चल सकता है। आपने पढ़ा था क्या कि i.j और कैप k.i का वैल्यू जो है वो होता है 0, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करें तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करें, तो 3 में 13 से तो 39, और
के डॉट आई, और डॉट है, डॉट यहाँ पे क्रॉस होता तो क्रॉस लिखते हैं, माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 है ना, और के में के से, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो के डॉट के। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान 1 होता है। ठीक है, ये सब आपने 11th के फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और मैथ्स में तो 12th में आपने पढ़ा ही होगा। अब 39 के डॉट आई हो या आई डॉट के हो, इसकी वैल्यू 0 और के डॉट के, तो के डॉट के की वैल्यू 1, तो रिजल्ट 0 माइनस 21 यानी आंसर -21। तो ऐसा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन या वेक्टर की नहीं, डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन है और साइन 4x/5 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपने पढ़ा इसका चेन मेथड का थ्योरी, साइन 4x/5 है तो साइन 4x/5 को 4x/5 के रिस्पेक्ट में और फिर 4x/5 को है ना x के रिस्पेक्ट में, ऐसी तो डिफरेंशिएशन हम निकालते थे, है ना, आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो क्वेश्चन है साइन 2x, तो साइन 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में, है ना, और इसमें सब में d लगा देंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन का टर्म है, ऐसा हम करते थे। तो उसी तरह साइन 4x/5 को 4x/5 के रिस्पेक्ट में, फिर 4x/5 को x के रिस्पेक्ट में। अब आप देखो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता था, आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला cos x। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, लेकिन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। हाँ, इसमें कांस्टेंट थोड़े ही जोड़ते हो तो इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, तो साइन 4x/5 का हो जाएगा cos 4x/5। ठीक है, और यहां पे आप देखो कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन बाहर निकल जाता है, तो 4/5 यहां बाहर निकलेगा और बचेगा सिर्फ dx, d और x बच जाएगा और dx, तो ये कैंसिल हुआ, है ना, हम कैंसिल नहीं भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे अभी क्योंकि काटते नहीं है फिर आपको दिखेगा नहीं, तो हम समझो ये dx कैंसिल हुआ तो 4/5 सिर्फ बचा, तो 4/5 और cos 4x/5 ये तुम्हारी आंसर हो गई। तो 4/5 cos 4x/5, तो आप देखो 4/5 दो जगह पे ऑप्शन है, तो फिलहाल यहाँ 4/5 cos 4x/5 यानी आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए, फिर अगले हमारे पास डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन है। आपने cos x का डिफरेंशिएशन जाना है ना, cos x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो माइनस sin x होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी तरह का है, तो 2 cos 3x/4 का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर ही रख दो क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट है उसको सीधा बाहर रखो, और अब निकालो cos 3x/4 का डिफरेंशिएशन। तो cos 3x/4 को 3x/4 के रिस्पेक्ट में cos का जो एंगल होता है वही नीचे लिखते हैं ना, और फिर 3x/4 को x के रिस्पेक्ट में, है ना, सब में d लगाते हैं, चलो d लगा लिए, 2 तो यहां बाहर रहेगा, है ना, और cos 3x/4 का हो जाएगा माइनस sin 3x/4। ठीक है, cos 3x/4 का माइनस sin 3x/4 ब्रैकेट में लिखना जरूरी होगा, और यहाँ पे 3/4 बाहर निकलेगा तो बचेगा dx/dx, dx/dx कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो और ये माइनस बचा, 3/2 बचा और sin 3x/4 बचा, और dx तो कैंसिल हो गया, ये आंसर। तो -3/2 sin 3x/4, तो -3/2 sin 3x/4 आंसर आपका ऑप्शन डी यहां पे मैच करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग अगेन 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन है। क्वेश्चन है e⁻³ तो आपने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x को x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो यहां होता है वही नीचे लिखते हैं। अगर यहाँ e⁻2x होता तो नीचे भी 2x लिखते हैं, e⁻3x होता नीचे भी 3x लिखते, और d तो लगता ही ना सब में। ठीक है, और इसकी डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाती है, तो e⁻³ है तो नीचे -3x लिखाएगा और फिर -3x को x के रिस्पेक्ट में और सब में d लगा देंगे, है ना। चलो ये हो गया, तो अब बताओ e⁻x का e⁻x, e⁻2x का भी e⁻2x, e⁻3x का e⁻3x, तो e⁻−3x का भी e⁻−3x ही हो जाएगा इनटू, और यहाँ -3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा तो बचेगा dx/dx, dx कैंसिल हुआ तो बचा -3 और e⁻−3x, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, -3 और e⁻−3x, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नीचे चला गया है, लेकिन ऑप्शन डी में यही था -3 इंटू e⁻−3x। ठीक है, आप देखो ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा हाइड हो गया है, तो अभी आप वो मैनेज कर लो। यहाँ पे आंसर जो है वो -3 इंटू e⁻−3x होगा, यानी आंसर डी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है 11 टू द पावर x, 33 नंबर क्वेश्चन है, इसकी भी डिफरेंशिएशन निकालनी है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो कि a टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो, यानी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, तो उसी फंक्शन को लिख दो फिर लॉग है। जैसे एग्जांपल में 5 के पावर x हो और इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो x के रिस्पेक्ट में, तो 5 के पावर x को 5 के पावर x ही लिख दो और फिर log 5 लिख दो। जैसे कि मोड में भी लिख सकते हो, अगर मन है तो विदाउट मोड भी लिख सकते हो। अगर 6 टू द पावर x है तो आंसर 6 टू द पावर x इंटू log 6। तो इसी तरह से यहाँ 11 टू द पावर x है तो इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी 11 टू द पावर x इंटू log 11। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन होता 10 टू द पावर x, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या आंसर लिखना है। 10 टू द पावर x ही छोड़ देते हैं और फिर log 10 लिख देते हैं, है ना। मोड में भी लिख सकते हो या फिर विदाउट मोड भी लिख सकते हो डायरेक्ट ये। तो ये आपकी आंसर हो गई। तो अब आप देख लो कि 11 टू द पावर x इंटू log 11, तो ऑप्शन जो है वो सी नंबर मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चंस की बात करें 1/3x - 2, ठीक है। ये u अपॉन v पे अगर इसको बनाना होगा तो आपने u बाई v का डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि आपको पहले v को साइलेंट करना है और u का डिफरेंशिएशन निकालना है, माइनस u को साइलेंट करना है, v का डिफरेंशिएशन निकालना है और अपॉन में v स्क्वायर। तो उसी तरह से क्वेश्चन है 1/3x - 2, तो पहले 3x - 2 को साइलेंट करेंगे क्योंकि नीचे वाले को साइलेंट करते हैं v को, फिर 1 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। ऐसा हमने कर लिया है ना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और स्पेस बनाते हैं। अब देखो माइनस, उसके बाद माइनस करते हैं और अपर में 1 को साइलेंट करेंगे और डिफरेंशिएशन निकालेंगे 3x - 2 का। मतलब मैंने इसको साइलेंट किया यानी चुपचाप लिख दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकाला, फिर मैंने इसको साइलेंट किया, इसका डिफरेंशिएशन निकाला और अपॉन में v स्क्वायर, तो 3x - 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है। आप देखो 3x - 2 तो जैसे है वैसे ही रह गया और 1 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0, 1 तो साइलेंट है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 2 का 0 और अपॉन में 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो आप इसकी सॉल्यूशन देखो, ये 0 होगा माइनस और ये 3 बचेगा सब सॉल्व होके और 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 बचा फाइनल रिजल्ट और अपॉन में 3x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर -3/3x - 2 का होल स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।